हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का स्टैटिक जीके का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो आपका एग्जाम 3 अगस्त से प्रारंभ है, उस पर हम एकदम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम ये क्वेश्चंस नहीं लेकर आए हैं, इन क्वेश्चंस के साथ हम 4 से 5 ऑप्शंस लेकर आए हैं। सारे ऑप्शंस का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में गोटीपुआ परंपरा का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य से है? तो बताइए गोटीपुआ नृत्य का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए 4 ऑप्शन और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ओडिसी नृत्य से है। गोटीपुआ का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार कि सोल्यूशन क्या दिया है। देखिए समझिए, ओडिसी नृत्य गोटीपुआ ओडिशा के युवा लड़कों द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाने वाला नृत्य है, जो ओडिसी का आधार है। उसके बाद ये सत्रिया जो दिया है, ये समझ लिए सत्रिया असम का नृत्य है। कहाँ का? असम का नृत्य है, जिसे शंकर देव ने वैष्णव मठों में शुरू किया था। उसके बाद मणिपुरी, ये मणिपुर का नृत्य है, जो मुख्य रूप से राधा कृष्ण रासलीला पर केंद्रित है। और कथक क्या है? उत्तर भारत या मुख्यतः यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, जो प्राचीन कथावाचकों की परंपरा से उपजा है। चलिए ये क्वेश्चन है और उसका आपका क्या है? सोल्यूशन है। चलिए दूसरा नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक बिल को आरक्षित करने की शक्ति देता है? मतलब राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल कौन सा विधेयक आरक्षित रख सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए किस अनुच्छेद के तहत। देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति क्या होता है? आरक्षित रख सकता है। अगर इसके सोल्यूशंस पर चला जाए तो देखिए सोल्यूशंस क्या है। देखिए आर्टिकल 200 क्या कहता है। इसके तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उसके बाद आर्टिकल 201 क्या कहता है। यह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। आर्टिकल 213 क्या कहता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 163 क्या कहता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। जीव विज्ञान में कुप्फर कोशिकाएं नामक विशेष मैक्रोफेज मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो बताइए जो कुप्फर कोशिकाएं हैं किस अंग में पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लीवर में पाई जाती है। कहाँ? लीवर यकृत में। चलिए अब थोड़ा समझते हैं, समझिए। यकृत में क्या पाई जाती है? कुप्फर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती हैं, जो बैक्टीरिया और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है। मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क में आप इतना ध्यान रखिए, माइक्रोग्लिया पाया जाता है। क्या? माइक्रोग्लिया पाया जाता है कोशिकाओं का। और फेफड़ों में पाई जाने वाली कोशिका क्या होता है? डस्ट सेल्स होता है। तो फेफड़ों में पाई जाने वाली कोशिका डस्ट सेल्स। और गुर्दे या किडनी में कौन पाई जाती है? मेसेंजियल कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ? गुर्दे या किडनी में। चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। लद्दाख में स्थित खारदुंगला दर्रा लेह को किस घाटी से जोड़ता है? तो बताइए खारदुंगला दर्रा जो है वो लेह को किस घाटी से जोड़ता है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। किससे? नुब्रा घाटी से। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। नुब्रा घाटी, खारदुंगला दर्रा लेह को श्योक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार से जोड़ता है। अच्छा, स्पीति घाटी का मतलब समझ लीजिए, यह हिमाचल प्रदेश में है, जिसे
कुंजुम दर्रा लाहौल से जोड़ता है? क्या कुंजुम दर्रा लाहौर से जोड़ता है? जास्कर घाटी, यह कारगिल जिले में है। जास्कर कहाँ है? कारगिल। और जिसे पेंसिला दर्रा जोड़ता है। और सुरू घाटी, ये भी कहाँ है? कारगिल में है। और इसके पास जास्कर पर्वतमाला है। क्या है? जास्कर पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या दिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ग्रंथ गौडवाहो के रचयिता कौन है? तो बताइए गौडवाहो के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए गौडवाहो के रचयिता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वाकपति जो है गौडवाहो के रचयिता हैं। कौन? वाकपति। चलिए थोड़ा सा हम आपको सोल्यूशन दे देते हैं, समझिए। वाकपति के बारे में समझिए। इन्होंने प्राकृत भाषा में गौडवाहो लिखा, जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन करता है। उसके बाद कुछ और है, बाणभट्ट है, जो हर्षवर्धन के क्या है? दरबारी कवि, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा। इसके बाद कौन है? कल्हड़। कल्हड़ ने क्या लिखा? राजतरंगिणी लिखा है। और इन्हें जिस राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास दर्ज है। और बिल्हड़, बिल्हड़ ने क्या लिखा? इन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना की। बिल्हड़ ने किसकी? विक्रमांक देव चरित की रचना की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा एक ठंडी जलधारा है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी ठंडी जलधारा है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सी ठंडी जलधारा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो बेंगुला की जलधारा है वो क्या है? ठंडी जलधारा है। और बाकी ये सारे कौन सी हैं? अगुलहास, क्यूरोसियो और ब्राजीलियाई जलधारा, ये सब आपकी कैसी है? गर्म जलधारा है। तो थोड़ा सा इनके बारे में सोल्यूशन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए बेंगुला जलधारा यह अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर की है और कैसी है? गर्म है। उसके बाद कुरोसियो की जलधारा प्रशांत महासागर में जापान के पास की एक कैसी है? गर्म जलधारा। और ब्राजीलियाई जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉरेंज वक्र आय की असमानता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय की असमानता। चलिए इसके बारे में समझ लीजिए। जो इसके सोल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो ये आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है। आय की असमानता कौन? लॉरेंज वक्र जनसंख्या और आय के वितरण के बीच संबंध को दर्शाता, दिखाकर आय असमानता को मापता है। उसके बाद कर की दर और राजस्व, इसमें हम लोग क्या नापते हैं? इसे लाफर वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। कर की दर और राजस्व को लाफर वक्र द्वारा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, इसे फिलिप्स वक्र द्वारा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को किसको? फिलिप्स वक्र द्वारा। और विकास और प्रदूषण को इसे पर्यावरणीय कुजनेट वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए रसायन विज्ञान में एप्सम साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए चार ऑप्शन देखिए और बताइए एप्सम साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन एप्सम साल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है। क्या? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। चलिए और कुछ दिया है तो इसके सॉल्यूशंस को समझ लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसको तो हमने बता दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट MgSO4 C O7H2, जिसे एप्सम साल्ट भी कहते हैं। उसके बाद समझिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या है? यह वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्या? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। उसके बाद समझिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या होता है? इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP।
और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि नीला थोथा किसे कहते हैं, क्या नीला थोथा किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1949 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी। तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए, परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था, देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दादोबा पांडुरंग जी ने क्या किया था, परमहंस मंडली की स्थापना किया था। कौन, दादोबा पांडुरंग जी ने। चलिए इसका हम लोग आपको सोल्यूशन बता देते हैं जिससे आपके चार ऑप्शंस भी क्लियर हो गए। देखिए दादोबा पांडुरंग क्या किया था, इन्होंने बाल शास्त्री जाम्भेकर के साथ मिलकर जाति व्यवस्था के खिलाफ इस मंडली की स्थापना की थी। उसके बाद समझिए आत्माराम पांडुरंग, इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझिए। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। और ज्योतिबा फूले ने क्या किया था, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। कौन किया था, ज्योतिबा फूले। और गोपाल हरि देशमुख ने क्या किया था, इन्होंने महाराष्ट्र में इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहे हैं समझिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बाण चुनौती का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बताइए बाण चुनौती का संबंध किस क्षेत्र से है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। बाण चुनौती, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वनों की कटाई रोकना और बंजर भूमि को बहाल करना। क्या, वनों की कटाई रोकना और बंजर भूमि को बहाल करना। चलिए इसके सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है समझिए, बाण चुनौती यह 2030 तक दुनिया भर में 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने का वैश्विक लक्ष्य है। उसके बाद हाइड्रो ये एच एफ सी एस मतलब हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन को क्या करना, खत्म करना। ये कहाँ है, यह किगाली संशोधन में है। HFCS को खत्म करना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये कहाँ, किगाली संशोधन। पीओपीएस मतलब पीओपीएस को समाप्त करना, ये कहाँ से है, यह स्टॉकहोम कन्वेंशन का हिस्सा है। किसका, स्टॉकहोम का। और प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण यह बान कन्वेंशन के तहत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मिजोरम का पारंपरिक फसल कटाई त्योहार कौन सा है, तो बताइए मिजोरम का पारंपरिक फसल कटाई त्योहार। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मीम कूट जो है मिजोरम का पारंपरिक फसल कटाई त्योहार है। क्या, मीम कूट। चलिए नेक्स्ट चलते, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन समझते हैं। देखिए मीम कूट के बारे में समझिए। मीमकूट यह मिजोरम में मक्के की फसल के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, अन्य जैसे चापचर कूट या पावल कूट। चलिए और समझते हैं। देखिए हार्निवल क्या होता है, यह नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। क्या, नागालैंड का हार्निवल है। और याओ सांग क्या है, यह मणिपुर में होली के समय मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्योहार है। और खर्ची पूजा क्या है, यह त्रिपुरा का हिंदू त्योहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। क्या कह रहा है, बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना स्थित है। चलिए थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं। देखिए चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना स्थित है। और नदियां है झेलम, झेलम पर क्या है, उरी और तुलबुल परियोजना है। झेलम पर कौन है, उरी और तुलबुल परियोजना। उसके बाद रावी, रावी पर रणजीत सागर बांध या थीन बांध कहते
हैं। और सतलुज पर क्या है, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी होता था? तो बताइए सीताध्यक्ष जो है किस विभाग का प्रभारी होता था? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि विभाग का प्रभारी होता था। कौन? सीताध्यक्ष जो है कृषि विभाग का प्रभारी होता था। चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सोल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, कृषि विभाग मौर्य काल में राजकीय भूमि सीता की कृषि व्यवस्था देखने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। वाणिज्य और कौन, इसके वाणिज्य और व्यापार के अधिकारी को क्या कहा जाता है? पर्याध्यक्ष कहा जाता था। क्या? पर्याध्यक्ष। उसके बाद खान और खदान, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? खान और खदान के प्रमुख को आकराध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद चुंगी और टो और कर को हम लोग क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। चुंगी और कर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? शुल्काध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर देखिए, भूगोल में ऊसर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? तो जो भूगोल में ऊसर मिट्टी है वो किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लवणी मृदा का दूसरा नाम है। किसका? लवणी का। थोड़ा सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, लवणी मृदा, इनमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम अधिक होता है जिससे यह अनुत्पादक या ऊसर या बंजर हो जाती है। पीट मृदा समझिए, यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और जैविक पदार्थों से क्या होती है? भरपूर होती है। लेटराइट मृदा क्या होती है? यह ईंट बनाने के लिए अच्छी होती है और उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। आगे समझिए, शुष्क मृदा, यह लाल से भूरे रंग की होती है और रेतीली व खारी होती है जैसे राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंधों पर 2007 में गठित पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो चलिए देखिए और बताइए, पुंछी आयोग ने कब रिपोर्ट सौंपी? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 2010 में पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। चलिए समझ लीजिए थोड़ा सा, 2010 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। 1983 इस वर्ष केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। 2002 इस वर्ष संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए वेंकट चलैया आयोग ने क्या की थी? रिपोर्ट दिया था। और 2014 में आपको पता है भारत का 29वां राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। चलिए अगर आपका वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।